जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज बाबा साहेब के भाषण की एक और वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं। किसी पर भरोसा हो तो मतभेदों के बावजूद उनके साथ काम किया जा सकता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने उस भाषण में कहा था जब महात्मा गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई थी 22 और 23 अक्टूबर 1938 के 2 दिनों में अहमदाबाद में डॉक्टर साहब रहे। इस दौरान उनके सम्मान और भाषणों के कम से कम 15 कार्यक्रम हुए। उनके सभी कार्यक्रम बहुत ही जोरदार ढंग से हुए थे। आप वीडियो को देखते रहें। बाबा साहेब ने भाषण में और क्या कहा था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज की वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। यह भाषण चित्रा पेपर में 6 नवंबर 1938 को छपा था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अहमदाबाद आएंगे उसका पता चलते ही अहमदाबाद के कुछ कांग्रेस श्रेष्ठियों के दिल में कसमसाहट होने लगी। येनकेन प्रकरण उनका आना रोकने के लिए टेलीफोन के द्वारा मुंबई से लंबी गुफ्तगू हुई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वे आएंगे ही इस बात का पता चलते ही अहमदाबाद में उनका धिक्कार और निषेध करने की असफल कोशिशें भी हुईं। 22 और 23 अक्टूबर 1938 के 2 दिनों में अहमदाबाद में डॉक्टर साहब रहे। इस दौरान उनके सम्मान और भाषणों के कम से कम 15 कार्यक्रम हुए। उनके सभी कार्यक्रम बहुत ही जोरदार ढंग से हुए। गुजरात वर्नाकुलर सोसाइटी के प्रेमाबाई हॉल का समारोह वर्तमान राजनीति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रहा। वहां दलित नवयुवक मंडल की ओर से मिले मानपत्र का जवाब देते हुए डॉक्टर बाबा साहेब ने जो जोरदार और बोधप्रद भाषण किया, उसी का कुछ हिस्सा यहाँ दिया जा रहा है, जो सबके लिए सुनना बहुत जरूरी है। बाबा साहेब गांधी जी का विरोध करते रहे हैं और वह कांग्रेस में शामिल नहीं होते। इन 2 आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, चले सुनते हैं। सुने बाबा साहेब ने क्या कहा था। मुझ पर आरोप है कि मैं गांधी का विरोधक हूं। मैं उन्हें मानता नहीं। ये बात सच है। मैं गांधी का विरोधक हूं और ये बात मैं गुजरात के पाटनगर में गांधी के गढ़ में आप सभी के सामने सार्वजनिक रूप से कहता हूं। ये कहते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूं कि गांधी के खिलाफ बोलना कोई आसान काम नहीं है। आज करोड़ों लोग उन्हें अवतार पुरुष मानते हैं। दुनिया के सामने वे हिंदुस्तान के एकलौते प्रतिनिधि के रूप में इतराते फिर रहे हैं। लोग उन्हें साधु महात्मा मानते हैं। गांधी के पैरों में लौटकर जी हुजूर रटने से क्या फायदा होगा, ये मैं जानता हूं। सुभाष बोस को ही देखिए। 1932 में विट्ठल भाई पटेल के हाथ से हाथ लगाकर उन्होंने क्या कहा था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया सुनकर आश्चर्य लगा। राष्ट्र में आज तक जो कार्य हुआ था उस पर गांधी ने लेखनी के एक फर्राटे से कालिक पोत दी है। पिछले 13 सालों में वितक्षण, स्वार्थ्याव और आत्मयज्ञ कर इस हिंदी राष्ट्र की अपने आंदोलन के लिए जो कीर्ति और इज्जत कमाई थी, वो महात्मा गांधी के इस आंदोलन को स्थगित करने के इरादे से खत्म कर दी है। आंदोलनों को इस प्रकार बीच में ही स्थगित करने का उन्हें क्या अधिकार है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। नेपोलियन ने एक बार आई एम दी स्टेट कहा था। आज गांधी अप्रत्यक्ष रूप से लोगों से कह रहे हैं आई एम दी कांग्रेस। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना यानी कांग्रेस का कार्यक्रम असफल होने की बात कबूलना है। हमारी निजी राय यही है कि एक राजनीतिक नेता के रूप में असफल हुए हैं। इस प्रकार गांधी को गालियां देने वाला ये व्यक्ति आज राष्ट्रभक्त है। बाद में उनके द्वारा गांधी भक्ति की ओढ़ी हुई चादर इस काया पलट की वजह है। चंदे के 4 आने और टोपी के 2 आने खर्च कर अगर मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊं तो मैं जानता हूं कि मैं जो मांगू वो सम्मान मुझे मिलेगा, लेकिन ऐसा सम्मान मैं ठोकर से उड़ा देता हूं। मैं क्यों गांधी का विरोध करता हूं? मैं अपने स्वार्थ के लिए तो गांधी का इस्तेमाल नहीं करता हूं। ये महात्मा विश्वासघाती है, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं। उनके विश्वासघातक करने मेरे पास कई सबूत हैं। मेरे अपने काम में मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी मिला है। इसीलिए मैं उनका विरोध करता हूं और करता रहूंगा। गांधी को मैं दगाबाज क्यों कहता हूं, ये मैं आपको बताता हूं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए हिंदुस्तान के दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड जाने से पहले मैं गांधी से मिला था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अस्पृश्यों को अलग से सीटें देने के मैं खिलाफ हूं। हालांकि आगे और बातचीत हुई तो अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि अगर अस्पृश्यों की मांगे स्वीकारते हैं तो मैं बीच में अड़ंगा नहीं डालूंगा, ये बात मानी थी। आगे हम विलायत जाएंगे। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी भी आए। मैं जिस काम से गया था उसके बारे में चर्चा चल ही रही थी। एक दिन सरोजनी बाई
मुझे गांधी के पास ले गई। अस्पृश्यों का क्या कहना है ये वे जानना चाहते थे। रात 10 बजे का समय था। हम पहुंचे तब गांधी चरखा चलाते हुए बैठे थे। मुझे जो बताना था वो मैंने उन्हें बताया। मेरी बातें चल रही थी, गांधी का चरखा भी चल रहा था। 1.5 घंटों तक मैं वहां बैठा था। उतनी देर में गांधी ने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। आखिर उनका चरखा चलाना रुका और हम उठे तब गांधी ने मुझसे इतना ही कहा, मैंने आपकी कही बातें सुनी, मैं जरूर उन पर गौर करूंगा। फिर मैं वहां से लौट आया। आगे एक बार संदेश आया कि गांधी ने सभी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को बुलाया है। हम सब मिलने गए। सुना था कि नामदेव की शादी में किसी ने समधियों में से हर एक से पूछा था, आप क्या चाहते हैं? उसी तर्ज पर गांधी ने हम में से हर एक से आपको क्या चाहिए पूछा। सबने अपनी मांगें गांधी जी के सामने रखी। सबकी बातें सुनने के बाद आखिर में गांधी ने कहा, मैंने आप सबकी बातें सुनी, सभी बातों पर मैंने ठीक से गौर किया है। मैं अस्पृश्यों को कुछ भी नहीं देना चाहता। उसके बाद अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों की माइनॉरिटी कमेटी बैठक हुई। अध्यक्ष स्थान पर थे रैमसे मैकडोनल्ड। कामकाज की शुरुआत होने से पहले ही मुसलमानों ने स्थगन की सूचना रखी। कारण था कि वे गांधी से अकेले में बात करना चाहते थे। मैं आश्चर्यचकित था। मुझे इस घटना का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। मैं उठा और मैंने स्थगन की सूचना का विरोध किया। मैंने कहा, अगर ये चर्चा अल्पसंख्यकों के हकों के बारे में है तो फिर अकेले गांधी से क्यों? हम उसमें शरीक क्यों नहीं हो सकते? इससे पहले भी निजी तौर पर मिलना जुलना हो चुका है। अस्पृश्यों की मांगों के बारे में अगर ये बैठक हो रही है तो हमें हटाकर क्यों हो? इस बात को गांधी अपना कहना स्पष्ट करें। इस पर अध्यक्ष ने गांधी से इस बारे में उनका क्या कहना है ये पूछा। तब गांधी ने कहा, मैं खुद अस्पृश्यों को कुछ भी देना नहीं चाहता, लेकिन अगर अन्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधि अस्पृश्यों की मांगे मान लेते हैं तो मैं उनका विरोध नहीं करूंगा। ये मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स में वे दर्ज है, जो भी चाहे देख सकते हैं। आखिर मेरे विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ और सभा स्थगित कर दी गई। उसके बाद जो भी कुछ हुआ, गांधी ने जो कुछ किया वो मेरे दिल पर हमेशा के लिए खुद गई है। इसी से मुझे यकीन हुआ है कि गांधी दगाबाज आदमी है। अल्पसंख्यक समिति की सभा में इस प्रकार का भाषण देने के बाद इस महात्मा ने क्या किया होगा? अपनी बात अमल में लाने के लिए उन्होंने एक नामी जुगत ढूंढ ली। उन्होंने कुरान के पन्ने खंगाले, मन ही मन कुछ तय किया और रिज होटल में आगा खान के कमरे में हो रही मुसलमानों की निजी बैठक में वो पहुंच गए। वहां कुरान को उनके सामने धरकर वो बोले, देखिए आपका धर्म ग्रंथ क्या कहता है? किसी भी समाज में फूट डालना क्या इस्लाम धर्म के अनुकूल है? उन्होंने कहा, नहीं। गांधी बोले, तो फिर क्या आप लोग एक बड़ा अधर्म नहीं करने जा रहे? अस्पृश्यों की मांगे मानकर आप हिंदू धर्म में फूट डाल रहे हो। आपका ये कृत्य इस्लाम धर्म के खिलाफ है। आगा खान और उन सभी लोगों ने पूछा, लेकिन गांधी जी, इसमें धर्म का क्या ताल्लुक है? ये राजनीतिक हकों का सवाल है। हम अस्पृश्यों से अधिक संपन्न, अधिक सुस्थिर, अधिक उन्नत है। कुछ राजनीतिक अधिकार पाने के लिए हम लड़ रहे हैं। हमें और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को जो हक मांगने और पाने का अधिकार है, वे हक अस्पृश्यों को देना सही और सरल है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कुरान के बहाने किया गया हमला खाली गया, वो देखकर गांधी ने दूसरा और इससे अधिक बेशर्मी भरा तरीका अपनाया। उन्होंने कहा, ठीक है, आपकी 14 मांगे तो आप पूरी करना चाहते हैं ना? जी जरूर चाहिए। मैं आपको वे दिला दूंगा, लेकिन आपको मेरा काम करना होगा। समिति में अगर आप अस्पृश्यों की मांगों को नकार दें, उन्हें मानने से इनकार कर दें, तो मैं आपकी 14 मांगे मंजूर होंगी इसकी तजवीज करता हूं। अस्पृश्यों को कुछ भी नहीं देना है। अपनी जिद को पूरा करने के लिए ये महात्मा किस हद तक जा सकता है, ये देखने के बाद क्या कोई उनका विश्वास कर पाएगा? मुसलमानों के साथ उनके इस करार का मसौदा मेरे पास है। अपनी किताब में मैं उसे प्रकाशित भी करने वाला हूं। मैं कोई हवाई गप नहीं झाड़ रहा। मुझ पर एक और आरोप लगाया जाता है कि मैं कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाता। ये बात सच है। वैसे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से क्या फायदे मिल सके हैं, इसकी झलक मैंने आपको दी है। मुझे कांग्रेस से मिलाने की कोशिश भी की गई है। ऐसी ही एक कोशिश के बारे में मैं आपको बताता हूं, ताकि कांग्रेस से जा मिलने का रहस्य आपको भी पता चल सकेगा। 1935 में मेरे एक मित्र आग्रह के साथ वर्धा ले गए कि गांधी के साथ सुलह करवाएंगे। मैं जानता था कि मेरे जाने का कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन दोस्ती की खातिर मैं गया। शेगांव में गांधी से मुलाकात हुई और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। हम लौटकर वर्धा में सेठ जमनालाल जी के यहां लौटे। वहां कुछ और लोग मुझे समझाने लगे। जमनालाल जी ने कहा, देखो डॉक्टर साहब, आप बड़ी भूल कर रहे हो। मैंने पूछा, कैसे भला? वो बोले, देखो,
कांग्रेस से मिलेगा तो तुम्हारा कितना हित होगा सोचो तो। अस्पृश्योद्धार का आंदोलन हम आपके हाथ देंगे। पहले हम मारवाड़ी समाज के बारे में क्या कहा जाता था, क्या आप जानते हैं? मारवाड़ी लोग यानी समाज को लगी जोके हैं, रजियत का घर, बार लूटने वाले, उल्टी खोपड़ी के बदमाश है वे। लेकिन आज मारवाड़ी राष्ट्र पुरुष है, हर जगह उनका बड़पन माना जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि आज हम कांग्रेस से मिले हुए हैं। आप कांग्रेस के साथ जुड़ जाइए, आप भी राष्ट्र पुरुष बनेंगे। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? गांधी पर मेरा कोई भरोसा नहीं है, मुझे उनके काम में विश्वास नहीं है, मेरे और उनके बीच मतभेद है। कांग्रेस के साथ अगर मैं मिला तो उनके साथ काम कैसे कर पाऊंगा? ये कोई बड़ी बात नहीं, मतभेद है तो क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू को देखिए, उनके भी गांधी के साथ मतभेद है, कई मामलों में उनमें ठन भी जाती है, लेकिन वो बीच में कभी कह देते हैं कि गांधी मेरे गुरु हैं, आप भी ऐसा ही करें तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने हंसकर कहा, किसी पर भरोसा हो तो मतभेदों के बावजूद उनके साथ काम किया जा सकता है, लेकिन मुझे गांधी पर भरोसा ही नहीं है। सो बीच में मैं उन्हें गुरु कैसे कहूंगा और उनके साथ काम कैसे करूंगा? बात यही खत्म हुई। गांधी से विदा लेने के लिए एक बार फिर हम शेगांव गए। वहां हमसे पहले वर्धा की हमारी बातचीत पहुंची थी। वहां जैसे ही मैं गांधी के सामने पहुंचा तो महादेव देसाई गांधी से बोले, खबर छे बापूजी, डॉक्टर साहब सु कहे छे। क्या कहते हैं? गांधी ने पूछा। महादेव देसाई आगे यूं बोले मानो गांधी के सामने उनके बारे में अपनी राय प्रकट करने से अचकचाऊंगा। वो कह रहे हैं कि उन्हें आप पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। गांधी की सवालिया निगाह मेरी ओर उठी। मैंने कहा, सच है, वो सही बता रहे हैं, मुझे आप पर जरा भी भरोसा नहीं है। आज कांग्रेस पैसे वालों के आगे दब्बू बन गई है, उससे लोकहित के काम नहीं हो सकते। आज के हालात में कांग्रेस में जाकर किसी पर आक्रमण का या लड़ाई का कार्यक्रम चलाया नहीं जा सकता, इसीलिए मैं कांग्रेस में नहीं जाता। नमस्कार। आज हम एक काफी संवेदनशील और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी पर क्या विचार थे, इस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। और हमारी ये जो पूरी बातचीत है, ये अम्बेडकर की गांधी और कांग्रेस की आलोचना नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। हाँ, और इसमें खास तौर पर उनके अहमदाबाद में दिए गए एक भाषण का जिक्र है जिन्होंने 22-23 अक्टूबर 1938 को दिया था। तो जो स्रोत हमारे पास है वो असल में उसी भाषण का टेक्स्ट है। सही। उस दौर में आपको याद होगा अम्बेडकर पर ये आरोप लग रहे थे कि भी वो गांधी विरोधी हैं, कांग्रेस में शामिल क्यों नहीं होते। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद, और ये साफ कर दें, सिर्फ इसी दिए गए भाषण के पाठ के आधार पर यह समझना है कि अम्बेडकर ने अपने इस स्टैंड के पीछे क्या कारण बताए। हाँ, हम उनके जो पर्सनल अनुभव थे और जो आरोप उन्होंने गांधी पर लगाए उनको समझने की कोशिश करेंगे, खासकर गोलमेज सम्मेलनों के संदर्भ में और दलित अधिकारों के मामले में, जैसा उन्होंने खुद बताया। और ये गोलमेज सम्मेलन मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बहुत महत्वपूर्ण थे। हाँ, क्योंकि वहीं लंदन में भारत के भविष्य, उसके संविधान और अलग अलग समुदायों के अधिकारों पर बात हो रही थी। बिल्कुल। तो आइए इस काफी जटिल रिश्ते की परतों को खोलते हैं। बुनियादी सवाल ये उठता है कि अम्बेडकर जैसे बड़े कद के नेता ने गांधी जी, जिन्हें करोड़ों लोग मानते थे, पूजते थे, उनकी सार्वजनिक तौर पर आलोचना क्यों की होगी? वो भी गांधी के गढ़ गुजरात में जाकर। ये अपने आप में बड़ी बात थी। हाँ, सोचिए जरा। 1938 अहमदाबाद, कांग्रेस सदस्यों का विरोध हो रहा है और उनके बीच अम्बेडकर मंच पर खड़े हैं और एकदम साफ शब्दों में कहते हैं, हाँ, मैं गांधी का विरोधी हूँ। ये कहना उस माहौल में गांधी के प्रभाव वाले क्षेत्र में हिम्मत की बात थी। बिल्कुल। और अम्बेडकर ये समझते थे, उन्होंने माना कि ऐसा करना मुश्किल है, जोखिम भरा है। गांधी को लोग अवतार पुरुष मानते थे, दुनिया भर में भारत का चेहरा वही थे। उनके खिलाफ बोलना आसान तो बिल्कुल नहीं था। उन्होंने ये भी इशारा किया, मजेदार बात है, कि गांधी या कांग्रेस के साथ जुड़ने से, जिसे वो कहते हैं जी हुजूर रटना, उससे फायदे हो सकते थे, पद मिल सकता था। हाँ, मतलब कुछ निजी लाभ हो सकता था। पर उन्होंने से ठुकरा दिया और इसी सिलसिले में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण भी दिया। अच्छा, बोस का क्या कहा उन्होंने? अम्बेडकर के मुताबिक बोस ने शुरू में 1932 में, जब गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया, तो तीखी आलोचना की थी। कहा था कि गांधी एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर फेल हो गए हैं। और इनकी तुलना नेपोलियन के मैं ही राज्य हूं से करते हुए कहा कि गांधी कह रहे हैं मैं ही कांग्रेस हूं। अच्छा, ये अम्बेडकर का कहना था कि बोस ने ऐसा कहा? हाँ, अम्बेडकर के अनुसार।
लेकिन फिर अंबेडकर ने कहा कि बाद में वही बोस गांधी भक्ति करने लगे। मतलब अंबेडकर इसे एक अवसरवादी बदलाव की तरह देख रहे थे। हाँ, उनका इशारा उसी तरफ था। और अंबेडकर ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए जो चंदे के 4 आने और टोपी के 2 आने खर्चकर सम्मान या पद मिल सकता है, वो उन्हें नहीं चाहिए। हाँ, उनके शब्द थे, ऐसा सम्मान मैं ठोकर से उड़ा देता हूं। मतलब तेवर देखिए। बिल्कुल। और जो बात इस पूरे मामले को और गहरा बनाती है वो ये है कि अंबेडकर अपने विरोध का आधार किसे बताते हैं? अपने निजी अनुभव को। अच्छा। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप विरोध क्यों करते हैं, तो उनका सीधा जवाब था, यह महात्मा विश्वासघाती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये सुनी सुनाई बात नहीं है, उनका अपना तजुर्बा है और उनके पास इसके सबूत भी हैं। सबूत? किस तरह के? जी, इसकी जड़ें जाती हैं गोलमेज सम्मेलन तक, यानी आरटीसी तक। अंबेडकर बताते हैं कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए इंग्लैंड जाने से पहले वो गांधी से मिले थे। भारत में? हाँ, भारत में। उस वक्त गांधी अस्पृश्यों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी अलग निर्वाचन क्षेत्रों के विचार के सख्त खिलाफ थे। हाँ, ये तो पता है। लेकिन अंबेडकर के अनुसार उस मुलाकात में बातचीत के बाद गांधी इस बात पर राजी हुए कि ठीक है, अगर दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम, सिख्स वगैरह अस्पृश्यों की मांगों को मान लेते हैं तो वो इसका विरोध नहीं करेंगे, वो बीच में नहीं आएंगे। अच्छा, तो एक तरह का ये आश्वासन था कि वो रुकावट नहीं डालेंगे। फिर लंदन में क्या हुआ? तो लंदन में हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन। गांधी भी उसमें शामिल हुए, कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि बनकर। हाँ। अंबेडकर बताते हैं कि एक शाम सरोजनी नायडू उन्हें गांधी से मिलाने ले गईं। अंबेडकर ने लगभग 1.5 घंटा, आप सोचिए 1.5 घंटा, अस्पृश्यों की स्थिति, उनकी मांगें, अलग निर्वाचन क्षेत्र क्यों जरूरी है, इस पर विस्तार से बात की। और गांधी? और इस पूरे समय गांधी जी चरखा काट रहे थे। अंबेडकर के अनुसार उन्होंने लगभग कुछ नहीं कहा, बस सुनते रहे। जब अंबेडकर ने अपनी बात पूरी की तो गांधी ने सिर्फ इतना कहा, मैंने आपकी कही बातें सुनी, मैं जरूर उन पर गौर करूंगा। बस इतना? हाँ। 1.5 घंटे की बात के बाद? ये तो काफी ठंडा जवाब हुआ। हाँ, और इसके बाद जो हुआ, अंबेडकर के अनुसार उसने उनके शक को और पक्का कर दिया। गांधी ने सभी अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई। हाँ। एक एक करके सबसे पूछा, भाई आपकी क्या मांगे हैं? जब सबने अपनी बात रख दी तो अंबेडकर के हिसाब से गांधी ने घोषणा की, मैं अस्पृश्यों को कुछ भी नहीं देना चाहता। क्या? ये तो उस आश्वासन से बिल्कुल उल्टा हुआ जो उन्होंने भारत में दिया था। कोई अध्यक्ष थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड। ठीक। बैठक शुरू होते ही मुस्लिम प्रतिनिधियों ने स्थगन मांगा, एडजॉर्नमेंट मांगा। कहा कि वो गांधी से अकेले में बात करना चाहते हैं। अकेले में? हाँ। अंबेडकर हैरान रह गए, उन्होंने विरोध किया, पूछा कि अगर मुद्दा अल्पसंख्यक अधिकारों का है तो सिर्फ गांधी से अकेले में क्यों मिलना, बाकी अल्पसंख्यकों को बाहर क्यों रखा जा रहा है, खासकर तब जब शायद बात अस्पृश्यों की मांगों से ही जुड़ी हो। वाजिब सवाल है। अध्यक्ष ने गांधी से पूछा तो गांधी ने फिर वही बात दोहराई जो उन्होंने पहले कही थी, मैं खुद अस्पृश्यों को कुछ भी देना नहीं चाहता, लेकिन अगर अन्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधि अस्पृश्यों की मांगे मान लेते हैं तो मैं उनका विरोध नहीं करूंगा। फिर से वाली बात। हाँ, और अंबेडकर इस बात पर जोर देते हैं कि ये सब गोलमेज सम्मेलन की कार्यवाही के रिकॉर्ड में दर्ज है, बाकायदा लिखा हुआ है। उनके विरोध के बावजूद बैठक स्थगित कर दी गई। तो अंबेडकर के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उनके लिए गांधी के कथनी और करने में एक बहुत बड़ा फर्क था, जिसने शायद उनके भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ दिया। निश्चित रूप से अंबेडकर के लिए ये भरोसे के टूटने का एक, आप कह सकते हैं, निर्णायक पल था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंबेडकर का आरोप इससे भी आगे जाता है। अच्छा, अल्पसंख्यक कमेटी में अपना स्टैंड क्लियर करने के बाद भी कुछ और हुआ? अंबेडकर का आरोप है, और ये काफी संगीन आरोप है, कि उस स्थगन के दौरान गांधी मुस्लिम नेताओं से मिलने रिट्स होटल गए, आगा खान के कमरे में। रिट्स होटल में? हाँ, वहां अंबेडकर के अनुसार गांधी ने पहले तो एक धार्मिक अपील करने की कोशिश की। धार्मिक अपील? किस तरह की? अंबेडकर के विवरण के मुताबिक गांधी ने कुरान का हवाला दिया, मुस्लिम नेताओं से पूछा कि क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि किसी समाज में फूट डाली जाए। इशारा हिंदू समाज की तरफ था कि अगर अस्पृश्यों की मांगे मानी तो हिंदू समाज बट जाएगा। तो मुस्लिम नेताओं ने क्या कहा? कथित तौर पर मुस्लिम नेताओं ने इस दलील को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मसला धर्म का नहीं बल्कि पॉलिटिकल राइट्स का है, राजनीतिक अधिकारों का।
अगर वो यानी मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक राजनीतिक अधिकारों के हकदार हैं तो अस्पृश्य क्यों नहीं? यानी धार्मिक कार्ड नहीं चला। फिर अंबेडकर के शब्दों में गांधी ने दूसरा और अधिक बेशर्मी भरा तरीका अपनाया। ये अंबेडकर के शब्द हैं। क्या मतलब? अंबेडकर का आरोप है कि गांधी ने मुस्लिम नेताओं के सामने एक सीधा राजनीतिक सौदा रखा। उन्होंने कथित तौर पर कहा, ठीक है, आपकी 14 मांगे तो आप पूरी करना चाहते हैं ना, मैं आपको वे दिला दूंगा, लेकिन आपको मेरा काम करना होगा। उनका काम? क्या काम? गांधी ने कथित तौर पर कहा, समिति में अगर आप अस्पृश्यों की मांगों को नकार दें, उन्हें मानने से इनकार कर दें, तो मैं आपकी 14 मांगे मंजूर होंगी, इसकी तजवीज करता हूं। ओह, ये तो बहुत ही सीधा सीधा एक पॉलिटिकल बार्गेन का आरोप है, वो भी दलितों के अधिकारों की कीमत पर। हाँ, ये बेहद गंभीर आरोप है। और अंबेडकर सिर्फ आरोप लगाकर नहीं रुकते, वो ये भी कहते हैं कि उनके पास इस कथित समझौते का मसौदा ड्राफ्ट मौजूद है। ड्राफ्ट? हाँ, और वो इसे अपनी किताब में छापने का इरादा रखते हैं। वो जोर देकर कहते हैं कि वो हवाई गप नहीं झाड़ रहे हैं। अंबेडकर के लिए ये पूरा अनुभव गांधी को दगाबाज या विश्वासघाती मानने का सबसे पुख्ता सबूत था। उनके विरोध का ये सेंट्रल पिलर बन गया। तो ये समझना जरूरी है कि ये सब अंबेडकर का पक्ष है, जैसा उन्होंने अपने 1938 के भाषण में रखा। बिल्कुल, ये उनका वर्जन ऑफ इवेंट्स है। गोलमेज सम्मेलन का ये पूरा घटनाक्रम वाकई अंबेडकर के गांधी और कांग्रेस से दूरी बनाने के कारणों पर काफी रोशनी डालता है। लेकिन उनके भाषण का दूसरा हिस्सा भी था, जो कांग्रेस में शामिल ना होने के उनके फैसले से जुड़ा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। पहला आरोप गांधी के कथित विश्वासघात से जुड़ा था, और दूसरा इस सवाल से कि भाई वो कांग्रेस में शामिल क्यों नहीं होते, जबकि कई लोग उन्हें ऐसा करने के लिए कह रहे थे। हाँ, इस बारे में उन्होंने क्या कहा? क्या फिर से वही जी हुजूर वाली बात आई? उन्होंने फिर से उन फायदों का जिक्र किया जिन्हें वो ठुकरा चुके थे, और फिर उन्होंने 1945 की एक घटना सुनाई। कौन सी घटना? उनके एक दोस्त शायद दोस्ती का वास्ता देकर उन्हें गांधी के साथ सुलह सफाई करने के लिए वर्धा ले गए। अंबेडकर कहते हैं कि उन्हें पता था कि इससे कुछ निकलेगा नहीं, पर वो चले रहे। अच्छा? शेगांव में गांधी से मिले भी, पर जैसा उन्होंने सोचा था मुलाकात बेनतीजा रही, कोई हल नहीं निकला। ठीक है। वापसी में वे वर्धा में जमनालाल बजाज के घर रुके। वहां कुछ और कांग्रेसी नेता भी थे। उन्होंने अंबेडकर को घेर लिया और समझाने की कोशिश किया। क्या समझाने की? जमनालाल बजाज ने उनसे कहा, देखो डॉक्टर साहब, आप बड़ी भूल कर रहे हो। जब अंबेडकर ने पूछा कि कैसी भूल, तो बजाज ने मारवाड़ी समाज का उदाहरण दिया। मारवाड़ियों का? वो क्यों? ये दिलचस्प उदाहरण है। बजाज ने कहा कि एक जमाना था जब मारवाड़ियों को लोग क्या क्या कहते थे, समाज को लगी जोंकें, किसानों का घर-बार लूटने वाले, उल्टी खोपड़ी के बदमाश, काफी बदनाम थे। लेकिन आज उन्हें राष्ट्र पुरुष कहा जाता है, हर जगह इज्जत है। बजाज के मुताबिक ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि मारवाड़ी समाज कांग्रेस के साथ जुड़ गया। अच्छा, तो उनका तर्क था कि कांग्रेस से जुड़ने से सामाजिक सम्मान मिलता है। हाँ, और फिर उन्होंने अंबेडकर से कहा, आप कांग्रेस के साथ जुड़ जाइए, आप भी राष्ट्र पुरुष बनेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी ऑफर किया कि अस्पृश्योद्धार का सारा काम अंबेडकर को सौंप दिया जाएगा। तो ये एक तरह से बड़ा प्रलोभन था, सम्मान भी, पद भी, और अपने समुदाय के लिए काम करने का पूरा मौका। अंबेडकर की क्या प्रतिक्रिया थी? अंबेडकर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका गांधी पर कोई भरोसा नहीं है, उनके काम करने के तरीके पर विश्वास नहीं है, और उनके बीच बुनियादी मतभेद है। तो सवाल ये था कि ऐसी हालत में वो कांग्रेस के साथ मिलकर काम कैसे कर सकते हैं। इस पर बजाज और बाकी लोगों ने समझौते का रास्ता सुझाने की कोशिश की। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण दिया। नेहरू का? कैसे? बजाज ने कहा कि नेहरू के भी गांधी के साथ कई मामलों में मतभेद हैं, कभी कभी अनबन भी हो जाती है, लेकिन नेहरू बीच बीच में कह देते हैं कि गांधी मेरे गुरु हैं। अच्छा। तो बजाज ने अंबेडकर को सलाह दी, आप भी ऐसा ही करें तो सब ठीक हो जाएगा। ऊपरी तौर पर सम्मान दिखाकर मतभेदों के बावजूद काम चलाया जा सकता है, ये सुझाव था उनका। हाँ बिल्कुल, लेकिन अंबेडकर के लिए ये नामुमकिन था। उन्होंने हंसकर जवाब दिया, देखो भाई, किसी पर भरोसा हो तो मतभेदों के बावजूद उनके साथ काम किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे गांधी पर भरोसा ही नहीं है, तो बीच बीच में मैं उन्हें गुरु कैसे कहूंगा और उनके साथ काम कैसे करूंगा। पॉइंट तो है, उनके लिए ये सिर्फ असहमति का मामला नहीं था, ये भरोसे के पूरी तरह खत्म हो जाने का था। हाँ,
और ये भरोसा कहाँ टूटा था? गोलमेज सम्मेलन के अनुभव से। तो वो चीज यहाँ फिर से जुड़ जाती है। यानी गोलमेज सम्मेलन का अनुभव उनके कांग्रेस में न शामिल होने के फैसले के पीछे भी एक बड़ा कारण था। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अंबेडकर के लिए इन शर्तों पर कांग्रेस में शामिल होना अपने सिद्धांतों से, अपनी ईमानदारी से समझौता करने जैसा था, खासकर उस गहरे अविश्वास के चलते जो आरटीसी के दौरान पैदा हुआ था। तो ये नामुमकिन था उनके लिए। हाँ। और क्या वर्धा की ये बातचीत, ये जो उन्होंने कहा कि भरोसा नहीं है, ये गांधी तक पहुंचे? हाँ, अंबेडकर बताते हैं कि जब वो विदा लेने के लिए वापस शेगांव गए तो उनके वहां पहुंचने से पहले ही वर्धा में हुई ये सारी बातचीत की खबर गांधी तक पहुंच चुकी थी। अच्छा। जैसे ही अंबेडकर गांधी के सामने पहुंचे, महादेव देसाई ने गांधी से कहा, शायद ये जताने के लिए कि अंबेडकर खुद नहीं कहेंगे, खबर छे बापूजी, डॉक्टर साहब शू कहे छे, वो कह रहे हैं कि उन्हें आप पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। ओह, सीधे गांधी के सामने? फिर अंबेडकर ने क्या कहा? गांधी ने सवालिया नजरों से अंबेडकर की तरफ देखा। अंबेडकर ने बिना किसी लाग लपेट के एकदम सीधे कहा, सच है, वो सही बता रहे हैं, मुझे आप पर जरा भी भरोसा नहीं है। बिल्कुल सीधी बात। हाँ, सीधी और स्पष्ट स्वीकारोक्ति। तो ये थी अंबेडकर की दलील कांग्रेस में शामिल ना होने की। क्या उन्होंने कांग्रेस की उस वक्त की कार्यशैली पर भी कोई टिप्पणी की थी भाषण में? हाँ, भाषण के अंत में अंबेडकर अपना निष्कर्ष बताते हैं, जैसा कि इस स्रोत में दिया गया है। उनका मानना था कि कांग्रेस पैसे वालों के आगे दब्बू बन गई है। पैसे वालों के आगे दब्बू हुई। हाँ, और इस वजह से उससे लोकहित के काम नहीं हो सकते। उनके विचार में कांग्रेस अब संघर्ष का मंच नहीं रह गई थी, जहां किसी पर आक्रमण का या लड़ाई का कार्यक्रम चलाया जा सके। मतलब वो एक एक्टिविस्ट प्लेटफॉर्म नहीं रहा था उनके हिसाब से। इसीलिए उनका कांग्रेस में शामिल होने का कोई इरादा नहीं। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और फिर से याद दिला दें कि ये सिर्फ अंबेडकर के 1938 के भाषण के अंश पर आधारित है, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखो, मुख्य बातें ये हैं। पहला, अंबेडकर ने सार्वजनिक रूप से और बिना किसी झिझक के गांधी का विरोध किया, खुलकर। हाँ। दूसरा, उन्होंने इस विरोध का सबसे बड़ा कारण बताया गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी द्वारा कथित तौर पर दिया गया धोखा या विश्वासघात, खासकर दलितों के अलग निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दे पर। और इसके लिए उन्होंने विस्तृत विवरण और सबूत होने का दावा भी किया। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा, उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि गांधी पर उनका भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका था। उन्हें लगता था कि कांग्रेस में शामिल होना सिद्धांतों से समझौता करना होगा, और वैसे भी उनके हिसाब से कांग्रेस अब जनहित के लिए संघर्ष करने लायक नहीं रही थी। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सारी बातें हम उस स्रोत के आधार पर कह रहे हैं जो हमारे पास है, यानी अंबेडकर का अपना बयान, उनका अपना पक्ष, जैसा उन्होंने 1938 में रखा। बिल्कुल। ये गहन चर्चा सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर के दृष्टिकोण पर केंद्रित थी, जैसा उन्होंने उस भाषण में व्यक्त किया। ये उनके अनुभवों और आरोपों को सामने रखती है, जैसा उन्होंने उन्हें समझा और बयान किया। हाँ। जाहिर है, इतिहास तो जटिल होता है। इन घटनाओं पर कई और दृष्टिकोण, कई और व्याख्याएं मौजूद हैं, जिन्हें हमने यहाँ शामिल नहीं किया है क्योंकि वो हमारे स्रोत का हिस्सा नहीं थे। सही कहा। हमारा उद्देश्य केवल अंबेडकर के पक्ष को समझना था, जैसा उन्होंने खुद बताया। बिल्कुल। हमारा मिशन था दिए गए स्रोत के आधार पर एक प्रभावशाली व्यक्ति के दूसरे पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण की गहराई को समझना। ये उनके बताए गए कारणों को समझने के बारे में था। अब जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, सिर्फ इस विवरण के आधार पर अगर सोचें तो इस तरह की गहरी असहमतियों और कथित विश्वासघात की कहानियों को जानना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर जो गठबंधन बने थे और जो दरारें उभरी, उनके बारे में हमारी समझ को कैसे बदल सकता है। अच्छा सवाल है। ये नेतृत्व की प्रकृति, बातचीत की जटिलताओं और उस भरोसे के महत्व के बारे में क्या बताता है, खासकर तब जब दांव पर मौलिक अधिकार लगे हों और गहरा अविश्वास शामिल हो। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है बाबा साहेब गांधी के विरोधक क्यों थे और वह कांग्रेस में शामिल नहीं होते, इन दो आरोपों का जवाब आपके मिल गया होगा और आपकी जानकारी बढ़ी होगी। हम आगे भी और वीडियो बनाकर बात साझी करते रहेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक,
शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ। जय भीम साथियों। साथियों, अब तो जाग जाओ। जागोगे तो ही एक हो सकते हो। चलो एक हो जाओ। फ्रेंड्स, wake up now. If you don't wake up now, when will you wake up? Ambedkarites, unite. साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों, सब एक हो जाओ। साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों, सब एक हो जाओ। अम्बेडकरवाद की मुख्य धारा की पार्टी बीएसपी है, जिससे सरकार बनाने की उम्मीद है। सबको इसका समर्थन करना चाहिए। Please watch, like, comment and share Equality and Justice Patiala YouTube channel with engineer Hardeep Singh Chumbar. बसपा का नाम सुनकर ही कई लोग हैरान हो सकते हैं। बसपा ही क्यों? इसके लिए अब से हम दो बात करेंगे। पहली बात, भारत में 78 सालों से केंद्र और राज्यों में सरकारें बनती और बदलती रहती है, लेकिन शोषणवादी व्यवस्था वही बनी रहती है जो 1937 और फिर 47 के बाद गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने स्थापित की है। यानी भारत की सरकारें पूंजीपतियों के धन से उनके फायदे पर ध्यान केंद्रित करती आ रही है, उन्हें और अधिक अमीर बनाने का काम करती है और मजदूर वर्ग का शोषण करती आ रही है। ये सिलसिला जारी रखा जाता है। मेहनतकश समुदाय के सत्ता को दूर रखने के लिए वो लोग अंदर से और बाहर से एक है। आपस की लड़ाई सत्ताएं पाने के लिए ही लड़ी जाती है। बहुजन समाज के खिलाफ वो सभी एक मत है। भारत के कुछ वर्ग जिनके पास रोटी रोजगार का जुगाड़ है, वो अपने हक अधिकार पाने बढ़ाने तक, सवारत पूरे करने तक की लड़ाई लड़ता रहता है। दूसरी ओर जिनके पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है, वो तो काम छोड़कर लड़ने की सोच भी नहीं सकता। जिनके पास रोटी रोजगार का जुगाड़ है, वो केवल सरकारें बदलना ही पसंद करते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर भारत के मेहनतकश समुदाय ने कई पार्टियां बना ली है। सभी दावा करते हैं कि हम सही हैं और बाकी सब गलत है। वो चुनाव लड़ते हैं, उस सभी की वोटों की संख्या 100 से 200 या 400 के बीच रहती है। अगर सभी की कुल वोटों को जोड़ दें तो केवल कुल पोल वोट का आधा प्रतिशत वोट ही बनले हैं। ये तो बस एक छोटा सा प्रतिशत है, जिसे आने वाले 10 सालों में तो सरकार बनाने की कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन बसपा का इतिहास अलग है। परिस्थितियों पर गौर करें तो विपक्ष का और अपनों का विरोध झेलने के बावजूद उसे 1.5 से 2% वोट मिल ही रहे हैं। जरा विश्लेषण करें तो मौजूदा हालात में ये सभी पार्टियां मिलकर पंजाब में सरकार नहीं बना सकती। लेकिन अगर ये सभी बसपा का समर्थन करें तो मजदूर वर्ग पंजाब में सरकार बनाने की उम्मीद कर सकता है। इसलिए अंबेडकर के नाम पर बने सभी दलों के और मजदूर वर्ग की पार्टियां के दलित वर्ग का भला तभी कर सकती है जे ये सभी बसपा का साथ दे। बसपा उनका साथ दे ऐसा कोई कैसे सोच सकता है? बसपा वो समूह है जिसमें गरीब किसान, मजदूर और छोटे कारीगर सब गरीब वर्ग आते हैं। तो सभी को बहुजन समाज की पार्टी बसपा का साथ देना होगा, तभी बाबा साहेब का और साहब काशीराम जी का सपना पूरा हो सकता है।